नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दो यमदूत पार्ट 2। जिम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया तो कर्ण ने जनरल यादव का नंबर मिलाया। जनरल की ओर से उत्तर मिलने पर उसने कहा, सर वह लड़की कहाँ है? हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम में है। तुम उषा से मिलने वहाँ जा ही रहे हो, वहीं उससे भी मिल लेना। कर्ण ने जनरल को जिम्मी के फ़ोन के बारे में बताकर कहा, वह लड़की जिम्मी की पत्नी है। जिम्मी 11 बजे मुझसे मिलने आ रहा है। मैं बातों में उससे पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर वह लोग क्या चाहते हैं। होशियार रहना कर्नल, जिम्मी काफ़ी खतरनाक आदमी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसे गिरफ्तार कर लो। अभी नहीं सर, जिम्मी के जरिए मैं उनके चीफ तक पहुँचना चाहता हूँ। फिलहाल तो मैं असलम को उसके पीछे लगा दूंगा। ओके, तुम जैसा चाहो करो। मैंने इस मिशन का चीफ तुम्हें बना दिया है। उसके बाद कर्ण ने फ़ोन बंद कर दिया और उठकर बाथरूम में घुस गया। 11:15 बजे असलम हिप्पी के मेकअप में कर्ण के फ्लैट से बाहर निकला और सड़क की दूसरी तरफ जाकर बिजली के एक खंभे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। ठीक 11 बजे बिल्डिंग के सामने आकर एक कार रुकी और उसमें से जिम्मी नीचे उतरा। दरवाजे की घंटी बजने पर कर्ण ने उठकर दरवाज़ा खोला। हेलो, मेरा नाम जिम्मी है कर्नल साहब, आइए। अंदर आकर जिम्मी लापरवाही से सोफे पर बैठ गया। कर्ण उसके सामने बैठते हुए बोला, तो आप अपनी पत्नी को वापस लेने आए हैं? जी हाँ, उसके बदले में मैं आपके साथी विनोद को वापस कर दूंगा, और अगर हम इस सौदे के लिए तैयार न हों तो आप नुकसान में रहेंगे। आप अभी हमारी शक्ति से परिचित नहीं हैं। हम आपकी पूरी सीक्रेट सर्विस को ख़त्म कर सकते हैं, आपके बॉस जनरल यादव को भी। तुम किसके लिए काम कर रहे हो जिम्मी? मेरा मतलब है किस देश के लिए तुम अपने वतन से गद्दारी कर रहे हो? मैं यहाँ आपके सवालों के जवाब देने नहीं आया कर्नल, अपनी पत्नी वापस लेने आया हूँ। वह तो तुम्हें नहीं मिलेगी मिस्टर जिम्मी। फिर ठीक है, हम उसे अपने ढंग से वापस ले जाएंगे। लेकिन एक बात सुन लो कर्नल, इस समय हमारा सबसे पहला मकसद तुम्हारी सीक्रेट सर्विस को समाप्त करना है। हम तुम्हारे एक एक मेंबर को ख़त्म कर देंगे। इतना कहकर जिम्मी खड़ा हो गया। कर्नल, तुम्हारा संगठन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम तुम्हारे संगठन का नामो निशान मिटा देने का फैसला कर चुके हैं, और मैं तुम्हारे संगठन और तुम्हारे उस रहस्यमय चीफ को समाप्त करने की सौगंध खा चुका हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जिम्मी दरवाजे के निकट जाकर बोला, मैं जा रहा हूँ कर्नल। मेरी तरफ से अपने बॉस से कह देना कि उसकी सीक्रेट सर्विस का अंत निकट आ चुका है। गेट आउट। जिम्मी के जाने के बाद कर्ण ने फ़ोन पर जनरल यादव को रिपोर्ट दी और अंत में बोला, अब मैं उषा से मिलने नर्सिंग होम जा रहा हूं सर। आप सीक्रेट सर्विस के हर एक एजेंट को सावधान कर दीजिए। शत्रु सचमुच काफ़ी चालाक और शक्तिशाली है। जनरल को रिपोर्ट देने के बाद कर्ण अपनी गाड़ी लेकर उषा से मिलने नर्सिंग होम की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद ही कर्ण को एहसास हो गया कि एक लाल रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही है। क्या इस गाड़ी में दुश्मन का आदमी है? एक रेस्टोरेंट के सामने कर्ण ने गाड़ी रोक दी। पीछा करने वाली गाड़ी भी उससे कुछ दूरी पर रुक गई। कर्ण अपनी गाड़ी से उतरा और सीधा उस लाल गाड़ी की तरफ गया। कर्ण सीधा कार की खिड़की के निकट पहुंचा और, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो मिस्टर? जी, क्या कहा आपने? भोले मत बनो मिस्टर, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। आपकी नज़र सचमुच बहुत तेज है कर्ण साहब। बहरहाल मुझे ऑर्डर है कि मैं साय की तरह आपके साथ लगा रहूं। नव युवक ने मुस्कुराकर कहा। किसका ऑर्डर है? जनरल यादव का। मेरा नाम अशोक है और मेरा नंबर 4 है। हमारा आज का कोड है लाल गुलाब। कोड ठीक था। सीक्रेट सर्विस के हर मेंबर को पहचान के लिए हर सुबह नया कोड बता दिया जाता था। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, मगर जनरल ने मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे आपकी सुरक्षा पर लगाया है और मुझे आदेश है कि मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपकी रक्षा करूं। कर्ण वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और जेब से ट्रांसमीटर निकालकर जनरल यादव से बात करने लगा। हेलो सर, क्या आपने मेरी सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त किया है? यस कर्नल, अशोक सीक्रेट सर्विस का प्रतिभाशाली एजेंट है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जनरल से अशोक के बारे में पुष्टि कर लेने के बाद कर्ण गाड़ी स्टार्ट करके नर्सिंग होम की तरफ चल दिया। सीक्रेट सर्विस का प्राइवेट नर्सिंग होम ऐसे इलाके में था जहां अधिक आबादी नहीं थी। नर्सिंग होम के निकट और कोई इमारत नहीं थी। कर्ण नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रोककर नीचे उतरा और अपने पीछे आकर रुकी अशोक की कार की तरफ बढ़ गया।
पास पहुंचकर, तुम मेरे पीछे नर्सिंग होम में ना आकर यहीं रहकर मेरे वापस आने का इंतजार करोगे। लेकिन सर, जनरल यादव का आदेश था। कर्ण ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। नो आर्ग्यूमेंट, दिस इज माई ऑर्डर। अशोक को चुप हो जाना पड़ा और कर्ण गार्ड्स को अपना आई कार्ड दिखाकर नर्सिंग होम में प्रविष्ट हो गया, सामने से आ रहे डॉक्टर को अपना परिचय देने के बाद। हेलो डॉक्टर प्रभाकर, जनरल ने जो 2 मरीज भेजे थे मैं उनसे मिलने आया हूँ। आपका मतलब उन 2 महिलाओं से है? जी हाँ। क्या वह दोनों होश में हैं? यस, ऊपर चले जाइए, वे कमरा नंबर 8 और 9 में हैं। थैंक्स डॉक्टर। कर्ण पहले उषा से मिलने पहुंचा। हेलो मिसेस उषा, मेरा नाम कर्नल कर्ण है। नर्सिंग होम के बाहर अशोक अपनी गाड़ी में बैठा ऊँघ रहा था कि तभी एक बड़ी सी काले रंग की वैन नर्सिंग होम के सामने आकर रुकी। अशोक चौंक कर वैन की तरफ देखने लगा। तभी वैन का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से 8 आदमी कूद कर नीचे उतरे। उनके चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क थे और हाथों में गैस गन थी। नकाब पोशों को देखते ही नर्सिंग होम के दोनों गार्ड्स ने अपनी बंदूकें सीधी की, मगर तभी एक नकाब पोश ने अपनी गन की नाल उनकी तरफ करके बटन दबाया। तुरंत उस गन में से गैस की मोटी सी धार निकली। शूं! आह! दोनों गार्ड्स के चारों तरफ गैस ही गैस फैल गई, इसलिए वह दोनों बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। 8 नकाबपोश नर्सिंग होम के भीतर प्रविष्ट हुए। स्वागत कक्ष में बैठी लड़की ने उन्हें देखकर चीख मारी। एक नकाबपोश ने अपनी गन से गैस छोड़ी। डाकू! लड़की भी बेहोश होकर नीचे लुढ़क गई और वह नकाबपोश कॉरिडोर में आगे बढ़ते चले गए। कॉरिडोर में जो भी डॉक्टर या नर्स उन्हें नजर आ रही थी, उसको वह गैस से बेहोश करते जा रहे थे। कर्ण को कुछ पता नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। वह उषा के सामने बैठा कह रहा था, हम आपके पति विनोद को शत्रु से छुड़ाकर लाने की पूरी कोशिश करेंगे उषा जी। फिलहाल आप मुझे उन बदमाशों के बारे में बताएं जिन्होंने आपको घायल किया था। उनमें से एक बहुत भयानक था, बिल्कुल गोरिल्ले की तरह। उसके पंजे बहुत चौड़े थे। और तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। उन्हें देखकर उषा ने भयभीत होकर चीख मारी, आई! जिमी, तुम यहाँ? यस माय डियर कर्नल, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। प्लीज़ तुम कोई हरकत ना करना, वरना मैं गोली मारने में संकोच नहीं करूँगा। जिमी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। हा, सपने मत देखो कर्नल, हम अगर यहाँ आने का साहस रखते हैं तो यहाँ से जाने की हिम्मत भी है। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दोस्त गोगा की शक्ति का जरा सा नमूना दिखाना चाहूँगा। फिर जिम्मी ने उषा की ओर इशारा करके गोगा से कहा, गोगा, इस औरत ने हमें नकली लिफाफा देकर मूर्ख बनाया था। क्या तुम इसे इसकी सजा नहीं दोगे? गोगा ने तुरंत अपना पिस्तौल जेब में रखा और दोनों हाथ फैलाकर उषा की तरफ बढ़ा। नहीं, रुक जाओ, मेरे निकट मत आना। कर्ण आगे बढ़कर गोगा के सामने आता हुआ बोला, ठहरो, तुम क्या करना चाहते हो? उत्तर में गोगा ने एक घूंसा उसके जबड़े पर मारा। घूंसा बहुत शक्तिशाली था। दीवार से टकराकर कर्ण फर्श पर ढेर हो गया था। उसने उठने की कोशिश की तो, नहीं कर्नल, वहीं पड़े रहो। अब अगर तुमने गोगा को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फौरन गोली मार दूंगा। उधर गोगा उषा के निकट पहुंच चुका था। बचाओ! नहीं, रुक जाओ! हा 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 हा। कर्ण असहाय सा फर्श पर पड़ा था और फिर उसने एक भयानक दृश्य देखा। वह चिल्लाया, ए, ठहरो! और अगले ही पल कमरे में हड्डियां चटकने की आवाज हुई। चिट! आह! उषा को दूसरी सांस भी नसीब नहीं हुई। गोगा ने उसके मृत शरीर को छोड़ दिया और अपना खून से सना हाथ अपनी कमीज से साफ करने लगा। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर जिम्मी की पिस्तौल की परवाह किए बिना उसने गोगा पर छलांग लगा दी। धक्का लगने से गोगा थोड़ा सा लड़खड़ाया था, मगर तुरंत ही संभल गया और उसने अपने चौड़े पंजे में कर्ण की गर्दन दबा दी। आई! गोगा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कर्ण फड़फड़ा भी नहीं पा रहा था। उसके मस्तिष्क ने कहा, अब अंत आ गया है, इस शैतानी पंजे से निकलना मुश्किल है। और फिर कर्ण का मस्तिष्क अंधेरे में डूब गया। उसका शरीर बेजान सा होकर गोगा के पंजे में झूल गया। गोगा ने गर्दन छोड़ी तो कर्ण का शरीर फर्श पर गिर गया। नर्सिंग होम के बाहर सड़क के पार अशोक कार में बैठा ट्रांसमीटर पर जनरल यादव को रिपोर्ट दे रहा था। वह लोग जिम्मी की पत्नी को लेकर बाहर आ गए हैं सर। कुल 8 आदमी हैं, सबने ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं। अरे, जिम्मी और गोगा भी हैं सर। वह अभी बाहर निकले हैं, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने हुए हैं। शायद उन्होंने गैस से बचने के लिए नाक में फिल्टर लगा रखे हैं।
अब वे सब वैन में बैठ गए हैं सर। मैं उनके पीछे जाता हूँ सर। उनका पीछा करना जरूरी है। वैन जा रही है सर। अशोक के ट्रांसमीटर पर जनरल यादव का स्वर उभरा। तुम उनके पीछे नहीं जाओगे अशोक। मैं पुलिस की वायरलेस गाड़ियां उनके पीछे भेज रहा हूँ। अजीत भी उसी क्षेत्र में है, उसको भी उनके पीछे लगा रहा हूँ। तुम नर्सिंग होम के अंदर जाकर देखो उन्होंने कर्नल कर्ण का क्या किया है। जल्दी जाओ और मुझे कर्ण के बारे में सूचना दो। ओके सर। ट्रांसमीटर बंद करके अशोक कार से उतरा और नर्सिंग होम की तरफ भागा। दौड़ता हुआ वह नर्सिंग होम के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। उधर काली वैन तीव्र गति से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। वैन एक चौराहे से गुजरी तो बाईं ओर की सड़क से पुलिस की एक जीप निकलकर उसके पीछे लग गई। कुछ और आगे जाकर एक लेन से सफेद कार निकली और उसने भी वैन का पीछा आरंभ कर दिया। पुलिस की एक जीप सायरन बजाती हुई सामने सड़क से आती हुई दिखाई दी। पीछा करने वाली जीप वैन के निकट पहुंचने वाली थी कि तभी वैन की खिड़की से जिमी ने सिर और हाथ निकाला। हाथ में पिस्तौल था। उसने जीप के टायर पर गोली चलाई। धाएं, फटाक। फिर पुलिस की जीप फुटपाथ पर चढ़ गई और एक बिजली के खंभे से जा टकराई। धाड़। सामने से आने वाली पुलिस जीप तेजी से आ रही थी। अचानक दाईं ओर की लेन से एक ट्रक निकला और उसने पुलिस की जीप को साइड से टक्कर मारी। धाड़। टक्कर मारने के बाद ट्रक तेजी से वैन की विपरीत दिशा में भागता चला गया। अब वैन के पीछे केवल सफेद कार दौड़ी जा रही थी। जिम्मी अब भी पिस्तौल लिए हुए वैन की खिड़की से झांक रहा था। जिम्मी ने सफेद गाड़ी के टायर पर भी गोली चलाई। धाएं। कार बुरी तरह लहराई और सड़क पर सामने से आने वाली एक अन्य कार से टकरा गई। अब एक महत्वपूर्ण संदेश जनरल यादव के मुख से सुनिए। आप लोगों ने देखा कि देश के यह शत्रु कितने खतरनाक हैं। पुलिस की गाड़ियां उन्होंने नष्ट कर दी और भाग गए। हमारी सीक्रेट सर्विस में उनका एक साथी मौजूद है। कर्ण के साथ पता नहीं उन्होंने क्या किया है। मैं अशोक की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अंजाम जानने के लिए आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। इस कहानी का दूसरा भाग आस्तीन का सांप जल्दी ही अपलोड होगा, देखना ना भूलिए। आपका जनरल यादव, चीफ ऑफ इंडियन सीक्रेट सर्विस। उधर अशोक दौड़ता हुआ नर्सिंग होम में प्रविष्ट हुआ। कॉरिडोर में डॉक्टर और कई नर्सें बेहोश पड़ी थी। वातावरण में अब गैस का प्रभाव समाप्त हो चुका था। कर्नल साहब ऊपरी मंजिल में होंगे। फिर वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ ऊपर जाने लगा। ऊपर भी एक कॉरिडोर था। अशोक कमरों के दरवाजे खोल खोल कर देखने लगा। यह कमरा भी खाली है। अशोक ने एक अन्य कमरे का दरवाजा खोला और वहां का दृश्य देखकर जड़वत खड़ा रह गया। माय गॉड, यह क्या कर गए वह लोग। फिर उसने जल्दी से आगे बढ़कर कर्ण को छूकर देखा। जिंदा है। फिर वह ट्रांसमीटर निकालकर जनरल यादव को रिपोर्ट देने लगा। हेलो सर, अशोक रिपोर्टिंग। आगे की कहानी हम जानेंगे अपने अगले वीडियो आस्तीन के सांप में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।